सबसे पहले आज रत जगहों पर बात करनी है और निशाचरों पर भी। रातों को जागा जाए या नहीं, इस पर समाज बैठा हुआ है। और कुछ लोगों ने ज़्यादातर इम्तिहान और वो ज़िंदगी और पढ़ाई के भी और ज़िंदगी के भी इसी के सहारे पास किए हैं। और कुछ ने सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसको अपने लिए चुना है, उठने पढ़ने याद करने के लिए या जीवन की शुरुआत करने के लिए। बाबा का तो मालूम है, बाबा बता चुके हैं कई बार, बाबा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले हैं। अर्ली टू बेड की गारंटी नहीं है, अर्ली टू राइज वाले तो राइज का है। हाँ। ताऊ, आप जल्दी सोने वालों में शामिल हैं या देर से? मतलब शुरू से, मतलब अभी का नहीं, पहले से बताइए कि स्कूल के समय से और उसके बाद से। मैं हमेशा से नींद आने पे सोता हूँ और नींद खुलने पे जगता हूँ। अब दिक्कत यह है कि नींद आती बहुत मुश्किल से है और जब आ जाती है तो जाती बहुत मुश्किल से है। तो अपन हमेशा से देर से उठे। हम अगर सुबह उठ जाएं तो फिर दिन खराब हो जाता है। जो बड़ा मुहूर्त होता है ना उसको बड़ा मुहूर्त बोलते हैं। बड़े बूढ़ों के साथ रहते हुए और भारतीय खाने के बाद जो होता है उस मुहूर्त में तो हम चूंकि अकेले हॉस्टल में रहे तो प्रयास क्या होता था कि हॉस्टल में हमें उठना ही पड़ता था 4:30 बजे 5 बजे। कोई रास्ता नहीं था। तो अपन 6 साल तक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें कि हमारे पास चारा ही नहीं था। उठ करके सुबह सुबह दौड़ लगानी पड़ती थी, कसरत करना पड़ता था, प्रार्थना करनी पड़ती थी और नहीं तो डंडे पड़ते थे। उससे बचने के बहुत सारे उपाय मैंने कर रखे थे, जैसे टेबल बन जाना इत्यादि इत्यादि। कहीं छुप कर खड़े हो जाना एक मुद्रा में कि मैं विसर्जन करने आया हूँ और उसी मुद्रा में 1.5 घंटे तक खड़े रहना कि ताकि कोई अनायास पकड़ ले तो उसको कहो कि मैं तो बस ये जरूरी काम निपटाने आया था। चक्कर लगाते हुए कहीं छुप जाना, कुछ अंधेरा होता था जाड़े के दिनों में, 5 बजे भी अंधेरा होता है, तो कहीं छुप जाना, फिर आखिरी चक्कर में ज्वाइन करना। पर ज्यादातर हमें जगना ही पड़ता था, विकल्प नहीं था। लेकिन उसका बदला हमने उसके बाद के जीवन में ले लिया। जब स्वतंत्रता आई तो बस हमने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, जैसे भारत 47 से कर रहा है, तो हमने वो किया। और मैं अब चूंकि ऐसे व्यवसाय में आ गया पढ़ाई लिखाई करने के बाद, आज से कई सालों पहले, कि उसमें अखबारों में तो रात के 12-1 बजे तक तो काम करना पड़ता है। उसके बाद आप घर जाते हैं सब एक गाड़ी में बैठकर। घर जाने के बाद आप खाना वाना खाते हैं, सोते सोते 4 बज जाता है। तो ब्रह्मवेला में तो हम सोते थे, नींद आती थी उस वक्त। तो फिर आप दूसरे दिन दोपहर उठते हैं 10-11 बजे। तो वो आदत चूंकि बहुत लंबी लग गई, और बुरी आदत कहते हैं दुनिया, तो बुरी आदत कोई भी हो बआसानी नहीं जाती, तो वो नहीं जा रही है। अब वो हम ही हैं, हमारे अंदर आत्मसात हो चुका है। हम अभी भी रात को जब घर अगर 8 बजे भी पहुंच गए तो मैं 12-1 तक तो सो नहीं पाता हूँ। अच्छा, एक ना वो फिल्म, पता नहीं आप लोगों ने देखी है नहीं, बहुत पहले आई थी, 1:40 की लास्ट लोकल। हाँ, उसमें है ना एक ट्रेन छूटती है, उसके बाद एक पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं और आखिरकार एक 70 रुपए जिस आदमी के पास थे, अर्ली मॉर्निंग 4:10 की सुबह की वो ट्रेन पकड़ता है और उसके पास उस वक्त 2.5 करोड़ रुपए होते हैं और उस रात में बहुत कुछ होता है। मैं ना ये मतलब ये पता नहीं ये क्लेम सही होगा या नहीं कि सृजन अधिकतर रात में होते हैं, पता नहीं दिन में भी होते होंगे, पर चमत्कार अधिकतर रात में होते हुए पाए हैं। भारत की आबादी देख के लगता है कि सृजन अधिकतर रात में होते हैं। हाँ। पर ये ना एक एक्सक्यूज है। वैसे जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, ये बाबा अग्री करेंगे, क्योंकि बाबा वैसे सर्कल में घूमते रहते हैं, मैं भी ऐसे सर्कल में कभी घूमता था। ये सब लोगों का एक वो टेक्निक रहता है कि यार रात में करेंगे, दिन भर लेटे हुए हैं, आलसी बने हुए हैं। रात में बहुत आराम रहता है। रात में कोई आपका कूलर के लिए, चिट्ठी के लिए, कोरियर के लिए, है ना, हमारा दूध का फोन भी नहीं करते लोग रात में। कोई फोन करने वाला नहीं है, कोई आ जा नहीं रहा है, मेड की टू नहीं है, कोई बाहर से मोहल्ले के बच्चों की आवाजें नहीं आ रही हैं। गाड़ी पार्किंग, सर आपने गाड़ी गलत लगा दी है, ये गेस्ट आपके यहाँ है क्या, ये सारी भसूड़ी से आप मुक्त रहते हैं। तो ये 100 तरह की जो व्याधियां दिन में आती है ना, तो आदमी कहता है ठीक है पहले तुम लोग ये सब कर लो, फिर हम रात में करब। तो अपना दिन में सारे आर्टिस्ट, इसलिए तमाम सारे पेंटरों को हमने देखा है, उनका सीधा और ये म्यूजिक क्रिएट करने वाले कंपोजर्स, सिनेमा एडिट करने वाले जो एडिटर्स हैं, कवि, सब लोगों को हमने देखा कि सब रात में, सब निशाचर। बहुत सारे कवि अपने इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कविताएं जिनको लोगों ने माना, वो मध्य रात्रि के काफी बाद उन तक आईं।
आई थिंक क्योंकि तब तक एकांत ही मसला मध्यरात्रि है। के बाद तो देखिए, कवियों को ये कहने का राइट नहीं है। कवियों की कविताएं मध्यरात्रि के बाद में इसलिए निकली क्योंकि मध्यरात्रि तक वो 3-4 लगा चुके थे। मध्यरात्रि के बाद मध्यरात्रि के बाद लेकिन अच्छा, ये जब ये तय किया गया होगा कि दिन काम करने के लिए है और रात सोने के लिए, बहुत पहले मानव सभ्यता ये में प्रकृति ने तय किया ये। नहीं, पर ये सूरज के निकलने और अस्त होने के आधार पे किया गया ना, कि सूरज है तो प्रकाश है, ऊष्मा है। पर उस समय तक इंसान ने बिजली का आविष्कार नहीं किया था। अभी वो रात में जितना चाहे प्रकाश कर सकता है। जैसे जो बात रिलीजन के बारे में ताऊ कहते हैं, उसकी एक समय इंसान को उपयोगिता रही होगी। अब शायद इस फंडे की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि मानव निर्मित बहुत सारे दूसरे साधन आ गए हैं। तो ये बात कितनी वैज्ञानिक रह गई है कि रात जो है वो सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए है। नहीं, खासी वैज्ञानिक है, इसकी वैज्ञानिकता में कोई प्रश्न नहीं है। देखो, आप कोई मनुष्य ना हजारों हजार साल दिन में काम करता रहा है और रात में सोता रहा है। वो जेनेटिक परिवर्तन जो है 200 साल में तो होने वाला है नहीं। तो हम अभी भी अननेचुरल है कि आप रात में जगकर काम करते हैं और दिन में सोते हैं। ये बिल्कुल अननेचुरल है। तो बाबा जो कह रहे हैं ना कि प्रकृति ने निर्धारित कर दिया है वो, और वो मेरे हिसाब से मतलब जहां तक मैं सोचता हूँ कि प्रकृति के मुताबिक नहीं है कि आप रात में काम करें। हालांकि आपको एकांत मिल जाता है आज के भीड़ भाड़ के दौर में, तो आपको लगता है कि मैं ज्यादा क्रिएटिव हो सकता हूँ, सृजन कर सकता हूँ, पर लाइट चाहिए होती है। और ट्यूबलाइट में या एलईडी में, सीएफएल में जो है भैया, वो विटामिन डी पूरा होता नहीं है। तो प्रकृति का एक नियम विधान ये भी है कि भैया, अगर आपको एनर्जी सोर्सेज को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन एनर्जीज़ को कंज्यूम कर सकें। वो एब्जॉर्प्शन तो दिन में ही होगा। अब ये सोचो कि नहीं, रात भर हम ट्यूबलाइट जला करके काम करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे, और उसके बदले में हमारा विटामिन डी डिफिशियंसी नहीं होगा, तो ये बात तो है नहीं। हमारे दफ्तर में आप जांच करा लीजिए, अगर 1000 आदमी हैं तो 900-950 लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। और जिनको नहीं होगी, उनको इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो 3 महीने से फाँक रहे हैं विटामिन डी। हर हफ्ते संडे के संडे पाउच खोल करके दूध में मिला के पी रहे हैं। विटामिन डी में डी का मतलब डिफिशियंसी होता है। मैंने किसी का नहीं देखा कि विटामिन डी सही हो। अच्छा, ये दिन और रात के बीच में कोई दीवार, मतलब कोई ऐसी एक टाइम है जो दोनों को अलग करता होगा? मतलब जैसे जिसपे ये कहा जाए कि अभी तक जाग रहे हैं क्या, या इतना देर से उठ रहे हो। जैसे मतलब शहरों में तो आमतौर पे 8 या 9 बजे तक वो शायद समय होता होगा कि 8 बजे के बाद शाम खत्म हो गई और रात शुरू है। इसका समय काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग कुछ आपने अपने जीवन में पाया? शहरों ने इसको सुविधा से बना लिया। पहले की काल गणना में ये था कि आप रात्रि के प्रथम प्रहर में सो जाएं और तीसरा प्रहर बीतने के बाद में आप जग जाएं। एक प्रहर में 3 घंटे, पहले प्रहर में यानी कि 6 से 9 के बीच में आप सो जाएं। हमारे यहाँ बाबा 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार होते थे। उसका मतलब था खाना शुरू। हाँ। 7:30 प्रादेशिक समाचार, डिनर चालू। ठीक है, डिनर चालू के बाद बहुत देर, अगर आपने ये था तुरंत सोना नहीं है, तो थोड़ी देर आपने वेट किया। 9 बजे जो है राष्ट्रीय समाचार 8:45 पे हिंदी में प्रारंभ, मतलब सोने चले जाएं। सिंपल हिसाब था। हाँ, तो ट्रांजिस्टर सिराने रख के तकिया सेट करते हुए, चुनौती बनाते हुए, आखिरी खुराक पानी ले आ बच्चा। हाँ, ये यहीं है, रख दे, तस्तरी रख दे यार, मैं चीटा वीटा चला जाइए ना। इतना करते करते 9 बजे पूरा विधान बन जाता। तो पहले प्रहर में सो जाना है और तीसरा प्रहर यानी 3 बज गया, उसके बाद आपको जग जाना है। रामा भाई साहब जो है तीसरे प्रहर में जग जाते थे, और तीसरे प्रहर में भी जग के मतलब गजब उनकी वो थी प्रवृत्ति की, सीधे अशोक वाटिका का जाते थे। मंदोदरी जगती नहीं थी इसलिए चले जाते थे। मंदोदरी इस चक्कर में थी नहीं। मंदोदरी कहती थी नहीं, आई विल वेट फॉर द सनराइज। उनका मंदोदरी पता है ना, मंदोदरी का मतलब स्लो मेटाबॉलिज्म, उधर मंद होना। तो उनका उठना तो लेट होता ही होगा। तो ये समस्या थी। लेकिन शहरों में और आज के समय में इस सुविधा को कहते हैं सुबह और शाम। तो अगर आप 6 बजे नहीं उठे हैं या नहीं उठते हैं, तो तब भी आप कहते हैं कि मैं तो सुबह जग जाता हूँ। मतलब 7:30 बजे, 8 बजे, पौने 8 बजे जगने वाला आदमी कहता है मैं सुबह उठ जाता हूँ। 9 बजे भी आराम से स्ट्रेच हो 9 बजे तक सुबह। हाँ, तो लेट मॉर्निंग हो जाता है। 9 बजे अगर उठ रहे हैं तो लेट मॉर्निंग। यहाँ लेट मॉर्निंग, देर तक काम किया था रात में, आते आते एयरपोर्ट से आए 2:30 बज गया था। लेट मॉर्निंग में जगह, फिर बस पहुंच गया, लेकिन ऑफिस टाइम से आ गया। और कोई जल्दी सो जाए तो उसको कहते हैं अरे तो शाम को सो जाते हैं। कनाडा के नागरिक हैं क्या, शाम ही को सो जाते हैं।
तो लोग उस तरह से मजे लेने लगते हैं, जबकि बेचारे वो सही सो रहे हैं, पहले प्रहर में सो जाते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि तो शाम को ही सो जाते हैं। हमारे पापा कहते थे कि सुबह मतलब अंधेरे में 4 बजे टाइप उठ जाओ, लैंप जला के पढ़ो, जो पढ़ोगे वो याद रहेगा। कोई भी बेसिस नहीं था उसका। नहीं, उसमें याद रहता था कि हम पढ़े हैं 4 बजे यही याद रहता था। नहीं, उस समय जो पढ़ता है वो याद रहता है आदमी को। हमारे साथ भी ये बहुत हुआ कि मतलब माता जी जो है जगवा देती थी सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उठ के, और जाड़े के दिनों में बड़ा अलौकिक आनंद आता था। सर पे एकदम आदि शंकराचार्य की तरह रजाई रख के, रजाई दोनों तरफ गिरी हुई है, आपको पीछे से कोई देखेगा तो आप मैनाक पर्वत जैसे दिखाई देंगे, है ना, और सामने आपने पुस्तिका खोल रखी है और फिर आप पढ़ने का अभिनय कर रहे हैं और दरअसल आपकी आंखें बंद हैं क्योंकि रजाई बेशरम है, उसने पूरी रात जो आपके शरीर से तपिश ली है, अब उसको वो भाप की तरह छोड़ रही है, भभका एकदम, और उस तपिश में फिर अक्षर ज्ञान जो है ना वो शून्य दिखाई देता है। एकदम लगता है कि भारत ने जो खोजा बस उसी पे ध्यान दो अभी इसी वक्त बाकी सब गौल है। तो वो मैनाक पर्वत बन करके, और उसमें दुर्घटना ये होती थी कि जब कोई मैनाक पर्वत एक तरफ ज्यादा झुक जाता था तब तक कंटाप पड़ता था तो उससे सो जाता था कि नहीं सीधे रहो, मैनाक बने हो सीधे रहो। ये बड़ी समस्या होती थी। जो एक समय है 3 AM का, इस पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। कुछ ऋषि प्रवर लोग 3 AM पर सोकर उठते हैं और कुछ लोग 3 AM पर सोने भी जाते हैं। तो 3 AM को रात माने या सुबह माने, क्योंकि सात्र जो फ्रांस के आला दर्जे के दार्शनिक माने गए, उन्होंने एक बात कही थी 3 AM के बारे में कि 3 o'clock इज ऑलवेज टू लेट और टू अर्ली फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू। इसलिए हिंदी में 3:30 बजे एक गीत लिखा गया कि आधा घंटा बीत जान दो उसके बाद नहीं ये पर, लेकिन भारत के जो दुनिया कहती है ना, भारत ज्ञान का देश है और यहाँ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स सुबह 3 बजे उठ जाते थे, क्योंकि वो भी यहाँ आए थे नीम करौली बाबा के यहाँ, तो यहाँ पे उनको शिक्षा मिली थी कि इतने बजे उठ जाना है। 3 बजे वहाँ भजन कीर्तन चालू हो जाता है, और वो उससे प्रभावित होकर उन्होंने मार्क जकरबर्ग को बोला कि तू भी सक्सेसफुल होना चाहता है तो 3 बजे उठ जाया कर। इस तरह से ये जो है ना वायरस की तरफ फैल गया है सिलिकॉन वैली में। हाँ, एकदम वेगन टाइप 3 बजे उठ जाते हैं लोग। मोदी जी भी जग जाते हैं 4 बजे, तो 3:30 4 बजे, और फिर वो चालू हो जाता है, साइकिल वाइकिल चलाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अच्छी बात होगी, पर मैंने देखा नहीं है 3 बजे क्या होता है। अच्छा, जो पुराने लोगों की आप बात कर रहे थे, मुझे तो पूरा इसमें नजर आता है कि इसके पहले कि गांव के बहुत सारे लोग उठ करके और जगह जगह लैंड माइन्स बिछाएं, सबसे पहले साफ में निपट के आ जाओ। तो ये शुद्ध रूप से हगंडा प्रवृत्ति जो है ना व्यक्ति की, कि साफ में निपटाना है गुरु। किसी भी लैंड माइन पे बिना पैर रखे हुए अपने को खाली होके चले आना है। तो ये मामला होता था। नहीं, 3 बजे के और भी बहुत महत्व है। आप कभी 3 बजे सोए हैं? मतलब ऐसा तो हुआ होगा कभी? मैं अक्सर 3 बजे सोया हूँ। हाँ, उठा नहीं हूँ 3 बजे, मतलब 3 बजे उठ गया हूँ तो फिर उठा ही रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वस्थ सहज भाव से 3 बजे नहीं उठा हूँ। कभी 3 बजे नींद खुल गई है और फिर नहीं सो पाए हैं, वो हुआ है। दिल्ली से सुबह की फ्लाइट मुझे सबसे बुरी लगती है। अगर आपकी फ्लाइट 7 बजे है, 8 बजे है, 7:30 बजे है, 6:45 बजे है, 6:30 बजे है, जगना 3 बजे पड़ता है और वो नारकीय लगता है। मन करता है कि इस वक्त अभी बस एक फ्लैश आ जाए कि एयरपोर्ट पे बिला बम, यात्रियों में हड़कंप, तमाम फ्लाइटें कैंसिल, अब बस ये बहाना बता के फॉरवर्ड करके सो जाऊं वापस। बाबा की एक स्किल है जो 3 तालियों को मालूम होनी चाहिए कि अगर कभी फ्लाइट के लिए आप देर से उठें और देर हो जाए, फिर भी समय पर कैसे फ्लाइट पकड़ें इसका नमूना मैंने देखा है। और पंक्तियों में बाबा कैसे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं दूसरे लोगों से बात। हाँ। कुछ लोग मतलब साम दाम दंड भेद करके, उस वक्त हम मारुति नंदन होते हैं हम लांघते हुए चलते उतना बेशर्मी की गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप ये देखिए ना कि एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट है 7:30 बजे और मेरे आगे एक आदमी खड़ा है जिसकी फ्लाइट 11:30 बजे है। वो सवेरे उठ के आ गया है। अरे काहे लिए आ गए हो भाई, तुम भीड़ लगाए हुए हो और तुम्हारी फ्लाइट 11:30 बजे है, तुम मतलब 9:30 बजे भी जाओगे काउंटर पे, 10 बजे भी जाओगे सिक्योरिटी चेक में, तो कोई दिक्कत नहीं है, जगह छेके हुए हो। तो हमको क्या लगता है कि उस वक्त मतलब आपने तो देखा भी है, मैं तरल हो जाता हूँ। तो मैं रस्सियों के और ये जो तमाम इन्होंने बंधनवार लगा रखे होते हैं लोगों के निकलने के लिए, गलियारे बनाते हैं, मैं उनके नीचे से सरकता हुआ चला जाता हूँ, जैसे बाल्टी से पानी फेंक दिया गया हो। तो जलेबी नहीं बनना पड़ता है अपना, जो है ना खटकों में घूमने वाला, उससे बच जाते हैं।
हम सिक्योरिटी चेक इन पे ट्रे खोज ही रहे थे जिसमें अपने बैग रखते, अपनी बेल्ट निकाल के, अपने वॉलेट निकाल के रखते। हमने देखा बाबा उस तरफ से हाथ हिला रहे हैं। बाबा उस पार पहुंच चुके हैं। कैसे किया पता नहीं। एक सज्जन ने ट्रे उठाई थी, हमने भी वही ट्रे पकड़ी और हमने पूछा आपकी फ्लाइट कितने बजे है। उनकी फ्लाइट मेरी फ्लाइट से 2 घंटे बाद की थी। हमने कहा दिस ट्रे इज माइन। एयरपोर्ट पे मैं बहुत बेशरम रहता हूँ। हाँ, उस पे करेंगे एक बार बात। उस हाँ, पे एक लंबी बहुत बात। निर्लज्ज जगह है एयरपोर्ट। वहाँ सब नकली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे असली होने का कोई मतलब नहीं। यहाँ नकली रहो, निकल चलो बेटा, बस बैठ जाओ कैसे भी करके। अभी तो ये आप लोग मध्य रात्रि का जो 12 बजे का कॉन्सेप्ट है, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। 12 बजे कौन सी मध्य रात्रि होती है? 12 बजे तो आजकल लोग सोते हैं। 2 या 3 बजे तो मध्य रात्रि। सूरज कहता है कि मध्य रात्रि 12 बजे है। आप अपनी तय कर लो, किसी ने मना नहीं किया। नहीं, मध्य रात्रि तो हमेशा 12 बजे ही रहेगी। और बाकी तो लोग अगर दिन में ही खोल के बैठ जाए तो मध्य रात्रि वहीं से शुरू है। अच्छा, खोलने से याद आया, ये पार्टी के लिए रात का समय क्यों? जश्न के लिए रात का समय ज्यादा मुफीद कहा गया है शास्त्रों में। ऐसा है कि मतलब ज्यादातर पार्टीज, मतलब जैसे आप देखिए कि दुख के कार्यक्रम सुबह अक्सर होते हैं। मतलब उसके कुछ अनुष्ठान हो सकता है रात में भी होते हो, पर वो सुबह शुरू है, दिन में अधिकतम है जो है दुख। कुछ सामान्य सेलिब्रेशन के भी कार्यक्रम दिन में हैं, पर सेलिब्रेशन ज़्यादातर आपको रात में मिलेंगे। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो रात में जश्न अधिक है, दिन में दुख अधिक है। नहीं, हम लोगों ने इसके ऊपर 3 ताल में एक बार विस्तार से बात की है कि रात में क्यों चले गए। तमाम सारे स्वयंवर, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, तिलक, पूजन, गवन, तमाम तरह के संस्कार, अन्नप्राशन, सब दिन में होने वाले कार्यक्रम रहे हैं। कुछ एक को छोड़ दीजिए तो वही उनकी दिन की बेला होती थी, दिन में ही भौरी फेरा होते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना में नौकरी आई, वैसे वैसे आपने ये व्यवस्था बनाई कि कार्यक्रम जो है रात में किया जाए ताकि किसी को असुविधा नहीं हो। तो उस सुविधा के चलते हुए वो नाइट शिफ्ट वालों को छोड़कर। हाँ, अब हालांकि बहुत नई समस्या है कि बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट पे होते कहते हैं यार दिस इज रॉन्ग, आई एम ऑन शिफ्ट। बाकी नाइट शिफ्ट वालों का चेहरा देख के समझ में आ जाता है ना कि नाइट शिफ्ट। हाँ, बाकी क्या है ना कि दुख के कार्यक्रम में पता है कि क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आचमन कर लेंगे, तिलांजलि दे देंगे, 2 ठे पूरी रायता खा करके भाई साहब बहुत अच्छे आदमी थे कह के चले जाएंगे। अम्मा बड़ा प्यार करत रही हमका। ना, अरे चाचा के तो क्या कहने थे भाई साहब, जलवा था उनका। एक गिने पिटे 8, 10, 15 सेंटेंसेस में शहर भर की तरह ही निपट जाती है। तो दिन में करने के लिए कुछ है नहीं दुख के कार्यक्रम में। अच्छा, शमशान से सबकी फटती थी तो एक नियम बनाया गया कि सूर्यास्त के बाद में दाह नहीं करना चाहिए, मुखाग्नि देना। उसके लिए नियम यह है कि बस सूर्यास्त से पहले पहले उसको कर देना है। तो ये नहीं तो वो सूरदास बनेंगे अगले जन्म में अगर पैदा होंगे तो इस तरह के विधान है। उसके पीछे पूरा चक्कर ही यही है कि शमशान से सूरज डूबने से पहले निकल जाओ। नहीं पता चलेगा कि हाँ, बांस की खूंटी में धोती फंसी है और हार्ट अटैक से मर गया कि अरे भूत पकड़ लीज रहा है। तो ये मामला है। बाकी रात में पार्टी शहरों में इसीलिए होती है कि भैया सबको नौकरी करनी है, सबके पास नौकरी है, सबके पास काम है। जिसके पास नौकरी नहीं है उसके पास दुकान है, वो दुकान खोल के बैठा है कि नौकरी जो जो कर रहा है आओगे तो हमारे ही पास खरीदना तो पड़ेगा बेटा। तो वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो घूम फिर करके रात में समय है। अच्छा, जिस तरह की हरकतें, जिस तरह का खान पान हो गया है वो दिन में करके आप बाकी चीजें कर भी नहीं सकते। भला सोचिए ना कि बड़े सभ्य संभ्रांत दिखने वाले दिन में जो लोग हैं वो दिन में ही आपको 2 बजे 3 बजे जो है नागिन डांस करते हुए दिखाई दे। हाँ, बहुत अश्लील लगेगा। मैं देखता हूँ बहुत लोगों के शादियां जो दिन में होती हैं उसमें लोग सड़क पे दिन में नाच रहे होते हैं और आप गाड़ी से जा रहे हो काम पे, उस तरफ जो है घोड़े पे एक आदमी बैठा हुआ है, लोग नाच रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं। बहुत ही बुरा लगता है। रात के अंधेरे में चल जाता है सब। और नाच भी नहीं पाते। आप कभी भी आप ऐसा कीजिए कि 10 बारातें दिन की और 10 बारातें रात, उनका अध्ययन कीजिए। या जो 3 तालियां हैं वो इसको करके देखें और देखें कि सापेक्षता के सिद्धांत में दिन की बारातों में नागिन डांस या डमडम डिगा जैसे कालजयी गीत के ऊपर जो नृत्य है और भाव भंगिमाएं हैं, वो रात की बारात और दिन की बारात इनमें कहाँ पे अच्छी थी और कहाँ पे कमजोर थी। आपको वहां से मर्म समझ में आ जाएगा कि रात में बारात क्यों निकल रही है। नाम ही है भाई बारात। फिल्मों में भी आप देखोगे खलनायक टाइप का आदमी भी, जिसको कोई जॉब नहीं करना होता है, वो कहीं कुर्सी पे बैठ के उंगलियां फिराता रहता है, उसके सामने भी जब एक नर्तकी आती है तो रात का ही वक्त होता है और सब झूम रहे होते हैं। पिसान तौल रहे थे।
हाँ, वो आप रात वो इमेजिन करने वाली वो बात जो आप कह रहे थे कि दिन में अगर वो ऐसे नाच रहे हो तो वो सर के ऊपर एक बोतल रख के कुछ लोग नाचते हैं। रात में ये सुविधा भी रहती है कि आप बगल की गाड़ी से गुजर रहे हो तो उसमें रात में ना फिर वो आप भीड़ का हिस्सा लगते हो। दिन में आप देखोगे तो चेहरा मोहरा नैन नक्श आसानी से पहचान में आते हैं कि यार ये तो हाँ। वो गुप्ता जी थे बैंक मैनेजर। ये शर्मा जी का लड़का है ना बड़ा वाला, वही है ना, वही है ना। हाँ हाँ वही है यार। एक वो होता है ना कि आप किसी से मिले, आपने कहा कि यार बड़े थके हारे लग रहे हो, तो बोल सकता है कि कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई। वही आदमी को कल दिन थोड़ी ज्यादा हो गई, कैसा लगेगा सुन के? क्योंकि दिन में तो ज्यादा होना ही चाहिए। अच्छा ताऊ, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव माइंड्स से डील करते हैं अपने काम के सिलसिले में। एक ना स्टडी हुई जो ये कहती है कि सुबह उठने वाले लोग जो हैं वो एनालाइज अच्छा करते हैं, विश्लेषण में अच्छे होते हैं, और रात में देर तक जागने वाले लोग इमेजिनेशन में अच्छे होते हैं, कल्पनाशीलता में वो बाजी मार ले जाते हैं। तो विश्लेषण और कल्पनाशीलता का ये फर्क है। रचनात्मक कामों के लिए जो है वो दिन से ज़्यादा माकूल रात है। और दूसरी बात ये कि रात में देर तक जागने वालों के मुकाबले सुबह उठने वाले अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि वो एक रूटीन में रहते हैं और रात वालों का ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं होता। तो रात वाले क्रिएटिव हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, लेकिन पेट खराब रहता है उनका। ये एक्सपीरियंस किया है आपने, मतलब अपनी टीम के क्रिएटिव लोगों से डील करते हुए, या अच्छे जो एनालाइज करते हैं उनसे डील करते हुए? नहीं, वो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, जो भी रात में जगते हैं, मैं इसलिए जस्ट बिकॉज आई डोंट डू इट, आई डोंट वांट पीपल टू नॉट डू इट। क्योंकि भैया आपका स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब आप समय पर सोएंगे। जिंदगी जो है ना, कहते हैं ना कि सांस लेने से आदमी जिंदा नहीं रहता है, सांस छोड़ने से रहता है। आदमी जो दिखता चलता फिरता है वो जिंदा इसीलिए है कि वो सो सकता है। शरीर को रात्रि काल में आराम की आवश्यकता होती है। जो लोग रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, अगर उनकी यह नियमित क्रिया है कि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, तो शायद वो उनकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर ले। लेकिन आप अनायास जो है अपने शरीर को कभी कभी स्ट्रेच करते हैं, आज 2 बजे तक, कल 3 बजे तक, ऐसे ऐसे करके हफ्ते भर आपने खींच लिया, तो आपके शरीर पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, और मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप क्रिएटिव खाक होंगे। ये सब चौंचले हैं क्रिएटिव लोगों की। नहीं, और और कोई ये सब बनाया गया है माहौल कि देखो वो जस्टिफाई करने के लिए, एक्सक्यूज देने के लिए, यार रात में क्रिएटिविटी आती है। मैं सब जो सुनने वाले हैं उनसे कहूंगा कि रात में जितनी आराम की नींद हो सके, जितनी अच्छी नींद हो सके, वो रात में लें, और कभी कभी दिन में भी सो लें। सोना बहुत आवश्यक है। हाँ, क्रिएटिविटी से जगने का, सोने का कोई रिश्ता नहीं है, एकांत से है। अगर ऐसा काम है जिसमें कि आपको कोई आदमी इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, आपके ट्रेन ऑफ थॉट को डिरेल कर दिया उसने, और फिर आप पटरी पे आ नहीं सकते, आप कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी दिमाग से आती है और आपकी चेतना से आती है। वो अगर अव्यवस्थित रहेगी और हर समय जो है वो उसमें व्यवधान आता रहेगा, तो संभव है कि आपकी क्रिएटिविटी का बंटाधार हो जाए। उस वक्त के लिए आप ज्यादा टाइम लें, कुछ नया विचार नहीं आ पाए आपके मन में, उसके लिए एकांत जरूरी है। उसके लिए शायद आप रात में जगते हैं ताकि उनका आपको वो जो एकांत आवश्यक है वो आपको मिल जाए। पर एकांत के दूसरे तरीके भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों को, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे जगहों पर जाके रहते हैं जहां उनको व्यवधान नहीं हो, क्योंकि वो निशाचर नहीं है। और ऐसे जगह अवेलेबल हैं इस देश में। आप गांव में चले जाएं, कहीं जंगल में चले जाएं, ऐसे बहुत सारे जगह हैं आप जहां क्रिएटिव हो सकते हैं। छुट्टी लें, क्रिएटिविटी करनी है, कुछ निकालना है नया, तो कहीं अकेले में जाके रहें। मैं ऐसा कर चुका हूँ। मैं इनफैक्ट होटल में जाके रहा हूँ, अपने कमरे में ही, कोई पर्यटन नहीं किया। पर यह था कि नहीं, वो मुझे ये काम करने के लिए मुझे एकांत चाहिए। मैं किसी से दिन में बात नहीं कर सकता। सुबह उठ के मैं ऐसे देश में चला गया जहाँ की भाषा मुझे नहीं आती है ना, तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं किसी से भी एंगेज कर सकूं। और फिर आपको पूरा समय मिलता है, आप बैठे रहो, खाना पीना खाओ, वही एक ब्रेक है बस, तो आप कुछ नया कर सकते हो। क्रिएटिविटी के लिए एकांत जरूरी है। रात में जगना, निशाचर होना आवश्यक नहीं है। उल्लू कितने क्रिएटिव है वो अपन देख चुके हैं। हाँ, मतलब क्रिएटिवली सो लेता है उल्लू बस। सोने में ही क्रिएटिव है वो। हाँ, और बात दूसरी ये है कि देखो गुरु, क्रिएटिव लोग पहले निशाचर नहीं होते, पहले वो क्रिएटिव होते हैं, फिर बाद में निशाचर होते हैं। यस, टू द पॉइंट। तो पहले क्रिएटिव होइए आप। और उन लोगों ने दिन में बहुत संघर्ष किया होता है, वो रात में घोड़े बेच के थक के
काट के गिराए गए पेड़ के तने की तरह गिर के सोए हुए होते हैं। दिन में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो दिन में अपनी मेहनतों से इस स्तर पर आ चुके होते हैं अपनी सोच और अपनी क्लैरिटी को लेके कि फिर वो एकांत के लिए रात में जग के काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग रात में जग के अपने आप क्रिएटिव समझते हैं, पता चलता है 3 बजे तक रील देख रहे थे, उसके बाद सो गए, 6 महीने बाद विपश्यना करनी पड़ी। हाँ, वो बॉम्बे में है ना कहावत कि आप अगर टीवी में काम करना चाहते हैं तो आराम नगर में रहिए, स्क्रिप्ट लिखना है तो आपको वर्सोवा में रहना चाहिए, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली वर्सोवा के फ्लैट में स्क्रिप्ट अच्छा आता है ऐसा नहीं है, एकांत है। ज्यादातर लोग वर्सोवा में रह के स्क्रिप्ट लिखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वहीं चले जाओ। बस वही है कि रात में, अरे वो देखो वो रात में जगते हैं, वो फलां आदमी रात में कविताएं लिखता है। जरूरी नहीं है कि आप भी रात में ही कविताएं लिखें, कविताएं लिखना आपको आना चाहिए, फिर आप डिसाइड कर लेंगे कब रात में लिखेंगे, दिन में लिखेंगे, सुबह लिखेंगे, शाम। और अच्छा। हमको तो कविताएं तलब की तरह आती रही हैं, कभी भी मतलब हम ये तय ही नहीं कर पाए कि रात में लिखी जाए क्या कविता, या चलो ठीक है संडे को कविता लिखेंगे, या आज रात होने दो, आज रात में एक कविता लिख के सोऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कविता एकदम प्रेशर की तरह आती है भाई साहब, आती है तो रोके नहीं रुकती है और उतारनी पड़ती है। और मैं देश की ज्यादातर कविताएं बस की सीटों पे से उतरते ट्रेन पे। वक्त खत्म हो जाती है, क्योंकि आदमी कविता सोचता है, उसको लिखने का टाइम नहीं रहता और फिर वो भूल जाता है उसे। अरे प्रेस क्लब में टिश्यू पेपर पे हमने कविता लिखी है, आ गई क्या कीजिएगा। मेरी अधिकतर कविताएं ट्रेन की यात्रा के दौरान लिखी हुई कविताएं, ट्रेन में बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं और वो सबसे बढ़िया समय होता है। हाँ, क्योंकि सरस सलील खत्म हो जाता है तुरंत। हाँ, वो उसमें 15 मिनट में खत्म हो जाना है, उसके बाद अपने पास करने कुछ है नहीं। 2 उपन्यास साथ में लेके बैठ के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, दोनों कुछ समय बाद लगता है कि यार ये चैन ठीक नहीं था, दोनों बोरिंग लग रहे हैं। और सामने वाला व्यक्ति तो थोड़ी देर में ही बोरिंग लगने लगता है। हाँ, हाँ, पता नहीं क्यों हमेशा सामने वाला बहुत बोरिंग होता है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं शुरुआत आप होती है। उससे पूछे तो आपके बारे में भी वो यही हाँ, सोच रहा वही मैं कह रहा हूँ, वही पर सामने वाला ही होता है, पीछे वाले कई बार इंटरेस्टिंग लगते हैं। हाँ हाँ, पीछे से उधर आवाज आ से रही आवाज होती है। आएगी तो फिर लगेगा अरे यार उधर बहुत मजे हो रहे हैं, मैं मिस कर रहा हूँ उसको। अच्छा, पहले हम लोग जाके करते भी यही थे कि पता लगा कि ये S1 में 1 से 8 तक वाले में अपना टिकट है 7 नंबर पे, और उधर जो है वो 17 से 24 वाले बैठे हुए हैं, तो 17 से 24 वाले बैठा के आ रहे हैं। तो कुछ देर बाद हम लोग जाके खड़े होके वहाँ पे ऐसे सीट पकड़ के टंगे रहते थे, अच्छा 17 से 24 में क्या खेल चला है, तमाशा देखा जाए। और कभी कभी टिप्पणी करके फिर उसमें कोई ना कोई जगह देते थे, नहीं भाई साहब बैठिए बैठिए, आइए आइए। नहीं, देखिए ऐसा है कि परमाणु नीति को लेके ये जो हुआ ना पूरा उसमें सपा के पास कोई रास्ते, हाँ भाई साहब आप बैठिए, बताइए आप इनको, यही बता रहा था मैं इनको मास्टर साहब को, इतनी देर से मान नहीं रहे, आप बताइए। पर ज्यादातर वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात हाँ। होती है। हाँ, फिर बाद में यही लगता है कि ये लोग कितने बोरिंग, हम कहाँ आ गए, इनके बीच में लगातार बोलना पड़ रहा है, थक जाते हैं, चले उठ के वापस अपनी सीट पे 7 नंबर वापस, बोतल खोलो रेल नीर वाली, पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ, मसाला खोजो कहाँ धरा है। अच्छा, लेकिन रात के जो प्रहरी जो मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो रात में ही ज़्यादातर काम करते हैं हमारे यहाँ, जिसमें से एक हैं ट्रक ड्राइवर्स। मतलब मजाक भी करते हैं उनके बारे में कि वो गाड़ी चलाते हुए भी एक्चुअली खुली आंखों से सो रहे होते हैं, आंखें उनकी खुली होती हैं पर लगभग सोते हुए वो गाड़ी चला रहे होते हैं। ताऊ ही बता रहे थे शायद एक बार। तो इस तरह के और कौन से, जैसे पहरेदार हैं जो गार्ड साहब जिनको हम कहते हैं कॉलोनीज के, जो कहते हैं जागते रहो मेरे बाबा ने भरोसे थोड़ी ना देर रहो। पहले कहा था प्रहरी आता वहीं से है, पहरेदार, क्योंकि कुछ ऐसे पहर होते हैं जिसमें लोग सोए रहते हैं, उन पहरों में जो जगह रहता है वो पहरेदार होते हैं। तो मुझे ना ये किरदार भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और इनके जीवन की कहानियाँ, इनके जीवन की तस्वीरें रात में सोने वालों के मुकाबले थोड़ी अलग होती हैं। उनके पास किस्से किस तरह के होते हैं, किन जगहों पर वे खाना खाते हैं, मतलब ख़ास तौर से ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि वो तो रात में जागने के साथ साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं उसी रात में, और जिस वाहन से ट्रैवल कर रहे होते हैं उसके सारथी वो खुद होते हैं। केवल ट्रक वाले ही नहीं, बल्कि ये तमाम तरह का गुड्स, तमाम तरह की सामग्री, आपके अखबारों के बंडल से लेके रसद के तमाम छोटे बड़े वाहन, ये सारे के सारे रात में ही चल रहे होते हैं। शहरों में, तमाम सारे शहरों में ट्रकों को दिन में एंट्री अलाउ नहीं होती है, क्योंकि किसी भी शहर में उसकी सड़कों में इतनी भीड़ हो चुकी है कि किसी भी ट्रक को दिन में अलाउ करने की औकात बची नहीं है। दिल्ली में तो एकदम 9 बजे बॉर्डर खुलता है, उसका देखिए क्या हुबट लाइन लगती है ट्रकों की। तो सारा का सारा सामान जो है वो रात में ही आ रहा होता है। अमेजन के जो पैकेट सवेरे सवेरे घरों पे पहुंचते हैं वो पिछली रात आए हुए होते हैं वेयर हाउसेज में या वेयर हाउसेज से। इसके अलावा अखबार वाले ये रात में काम कर रहे होते हैं। तमाम परिवहन की बसें, लोग रातों रात यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो तमाम रोडवेज की बसें आपको लंबी दूरी की यात्राएं जो हैं वो रात में करती हुई मिलेंगी। आप अगर पता करें कि लखनऊ से दिल्ली के लिए दिन में कितनी बसें हैं और लखनऊ से दिल्ली के लिए रात में कितनी बसें हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। दिन में होगा पता लगे 4 बसें हैं और रात में आपको मिलेंगी 40 बस है। क्या 10:55 वाली छूट गई, 11:05 वाले में बैठ लिए भाई साहब, बस पहुंच जाएंगे 5:30 बजे अक्षरधाम मिलेंगे आपको। ये रहता है साहब। तो रात में ये सारा परिवहन हो रहा होता है। ट्रेनों का भी यही है, बहुत सारे लोग ओवरनाइट जर्नी करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। आप सारी राजधानी एक्सप्रेस देख लें, सब शाम को छूटती हैं और सवेरे अपने गंतव्य पहुंच रही होती हैं, चाहे मुंबई वाली हो, चाहे कलकत्ते वाली हो, चाहे आपकी पटने वाली हो, चाहे भोपाल वाली हो, सब जगह की राजधानियों के, अहमदाबाद राजधानी, सब के सब ऐसे ही। तो रात में ये सब चल रहे होते हैं। रात में चिकित्सक काम कर रहे होते हैं क्योंकि तबीयत लोगों की रात में खासी खराब हो रही होती है। कई बार क्या होता है, आप दिन में तबीयत खराब होकर के इमरजेंसी में इतने केसेस नहीं आते हैं जितने रात में आते हैं। एक्सीडेंट के बहुत केसेस आते हैं इमरजेंसी। एक्सीडेंट के आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बीमारी, हर बीमारी के, हार्ट के, तो ये सारी की सारी चीजें ये रात में हो रही होती हैं। चौकीदारों के लिए तो रात है, और चौकीदारों में एक एटीएम के बाहर का चौकीदार है जो बेचारा कहीं नहीं जाना है, उसको केवल एक खोपचा रखाते रहना है। एक खोपचे में एक प्लास्टिक का डिब्बा लगा हुआ है टिन का, उसके बाहर बैठ के दुनाली दिए हुए सोता रहता है ऊँगते हुए, उसको उसकी रखवाली करनी है। तो ये है। फिर आपके तमाम टैक्सी वाले हैं, तमाम ऑटो वाले हैं जो रात में ये विनिमयन का काम कर रहे हैं, इस तरह के लोग हैं। रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन, हाँ, कर्मचारी और उनके बाहर एक पूरा संसार। जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर रात नहीं होती, रेलवे स्टेशन के बाहर दिन में आपको ठंडक मिलती है, दिन में कम दुकानें होंगी, रात में पूरी रौनक। क्योंकि दिन में आदमी जो रेलवे स्टेशन पे उतरा है वो रेलवे स्टेशन पे ना खाएगा, ना रेलवे स्टेशन से खा के किसी ट्रेन में जाएगा। वो खा के आया है या जहाँ पे जाएगा वहाँ पे खाएगा। लेकिन रात में 2 बजे आप पहुँचे हैं तो आप सोच रहे हैं 3 घंटा ही काट ले, सवेरे चला जाइए, सबका कैसे जगाई, बसा न मिली है गाँव के। तो आप असमंजस में हैं, तो आप रेलवे स्टेशन में रुके हो तो क्या है, अपना बैग पैक पीछे टांगे हुए पहुँच गए। आमलेट लगाओ बच्चा, 4 ब्रेड, मक्खन बनाना है ना, 2 क्रिमिनल निकालो यार चाय के साथ। तो ये चल रहा होता है। तो ये बहुत एक पूरा जीवन है जो रात में चल रहा होता है, एक पूरा संसार है जो रात में चल रहा होता है। और जिसकी बात आप कर रहे थे पार्टी की, सबसे बड़ी तादाद में युवा जहाँ पे पहुँच रहे होते हैं या और लोग पहुँच रहे होते हैं, ये पार्टियों का क्लब, बार, पब, ये जितना भी पूरा वांगमय है, यहाँ पे काम करने वाले वो कभी भी 3 बजे से पहले घर नहीं पहुँचते हैं। क्योंकि 12:30 बजे, 1 बजे ये सब ठिकाने बंद होंगे। उसके बाद में उनकी सफाई होगी, उनकी बेसिक सफाई, कुर्सियाँ लगा करके, सारे गिलास हटा के, सब कुछ डाल करके, क्लीन करके तब वो निकलेंगे और 3 बजे वो घर पहुँचेंगे। हमने ऐसे ऐसे बुजुर्ग वेटर देखे हैं जो फरीदाबाद से सीपी आके काम करते थे और वो बताते थे कि वो कभी भी 3 बजे से पहले घर पहुँचे नहीं हैं अपने, अगर छुट्टी नहीं है और वो बीमार नहीं है तो। पुलिस वाले भी रात में काम करते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, और वेश्याएं, उनका भी काम जो है ज़्यादातर रात में होता है। हाँ, दिन और रात दोनों टाइम, लेकिन रात में यही है लुब्बो लबाब, ये है कि रात भर काम करती है, रात भर चलती है कि दिन आ सके, सुबह हो तो फिर वैसा ही हो जैसा कल था। और रात के मामले में हमारी जो सबसे प्रिय नज्म है फैज़ अहमद फैज़ साहब की, वो नेचुरलिज्म भी है उसमें, लेकिन ज़बरदस्त रिवोल्यूशन है उसमें। और वो नज्म है ही, मैं पहले भी एक बार सुना चुका हूँ 3 ताल में, कि गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी ये भी चश्मे महताब से रात। और ये जो रात है ना, इस रात को, इस अंधेरे को वो संघर्ष के तौर पे देखते हैं कि ये पूरी अफसुर्दगी और इस तमाम तकलीफ़ों तक, जो दिन की तमाम तकलीफ़ें शाम तक हमने झेली हैं, उसके बाद में ये रात जो है, ये यही हमारा पूरा संघर्ष है और इसके बाद ही सुबह हासिल होगी। तो सुबह हो ही नहीं सकती है अगर रात ना हो। और ताऊ ने एकदम सही कहा कि रात अगर चले नहीं तो कोई सुबह तक पहुंचेगा नहीं। हकीकत ये है बाबा कि दिन और रात होते नहीं हैं, ये चलते रहते हैं। रात हमेशा रात होती है, दिन हमेशा दिन होता है, और धरती पर वह चलते रहते हैं, हमारे पास आते हैं और गुजर जाते हैं। हम वहीं रहते हैं। सूरज कभी डूबता नहीं है, 4-5 बिलियन ईयर्स से वो डूबा ही नहीं। डूबे बस हम हैं।
कोई सुबह नहीं होती, कोई शाम नहीं होती। आज सोचे ना, धरती को देख के सूरज का डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी। मतलब सब सारे इन्वर्टर बंद हो गए। और ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ पे कि रात नहीं होती, और होती है तो खत्म नहीं होती। हाँ, मतलब नाइट लाइफ जिनकी अच्छी होती है। हाँ, बहुत उत्तर में जो आपके आर्कटिक के आसपास के देश हैं, वहाँ पर यूं सूरज इस तरफ डूबता सा हुआ कि उधर उग जाता है, तो रोशनी कभी जाती नहीं, और फिर 6 महीने के लिए अगर सूरज डूबता है तो फिर उगता ही नहीं, रात ही रह जाती है। तो ये जो दिन रात का वांग्मय है, ये भी अलग अलग है सबके लिए। अच्छा, कुछ शहर हैं अपने यहाँ, आवाज आता रहा ना कि द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। हाँ, और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। हम लोग तुरंत कहे कि नहीं, तो भारत की बात हो रही, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। कहने नहीं, स्पेलिंग SUN वाली। चाइना भी कोशिश कर रहा है, और भी तो मतलब मैं इसके खिलाफ हूँ वैसे, कि आप एक जायंट मिरर लगा दें स्पेस में, तो फिर रोशनी ही रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी नहीं पड़ेगी आपको किसी को। एकदम जायंट मिरर लगा दें जो रिफ्लेक्ट कर दे। जब सूरज आपके एरिया से चला जाता है तो वहाँ पर तो रोशनी होगी, और वो सीधा आपके यहाँ गिरे, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कितनी लाइट चाहिए किसको। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रात छीन ली जाएगी हमेशा के लिए। हाँ, वो बहुत बुरा होगा। हाँ, रात वैसे भी कोई छतों के नीचे बर्बाद की जाने वाली शय नहीं है। पता ही नहीं। नहीं, ठंडे मुल्कों में मैं एक बार ऐसा फंसा था कि हम घूम रहे थे और दुकानें बंद हो गई थी, रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे। तो मैंने कहा यार, ये तो शाम में अभी तो सूरज भी अच्छे से नहीं डूबा है, ये लोग बंद कर रहे हैं दुकानें, अजीब देश है। तो किसी ने बोला घड़ी तो देखो, तो 10:30 बज रहे थे। तब एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत, अरे वियना लेट में हो चुका है बहुत सारा। हम बताओ टहल रहे थे वियना में, और हमने सोचा कि सैलेड ले लेंगे शाम को, और एक जिन उठानी थी। तो अभी तो शाम है, मतलब जब तक पहुंचे तब तक तो बंद करके जाए, तो वहाँ 6:30 बजे वैसे भी मार्केट बंद कर देते हैं सब ओल्ड सिटी में। तो हम लोग के साथ गजब धोखा होगा। खैर अगले दिन हम तैयार रहने एकदम मौके पहुंच गए। हम कहा आज बनना हो दे भैया। अब तो जाना है, अब तो आओ। कुछ बॉटनिस्ट करके है, हाँ, बोटैनिस्ट। जो बाबा एकदम खड़े हुए थे कि मुझे लेना ही है। बॉटनी बहुत बाबा को पसंद था स्कूल। हाँ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। मैं तो ZBC रहा ना ग्रेजुएशन, जिसमें ग्रेजुएट हो गए हैं ओवर द इयर्स। कैसे छोड़ते भाई। लेकिन ये कह रहा था, आप लोग जितने शहर घूमे हैं, मतलब वो मुझे पता नहीं वैसे आप रात में कितनी घुमक्कड़ी की है, और जिसको ट्रेडिशनली नाइट लाइफ कहा जाता है उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, वो तो बार और पार्टी और उनके कितने समय तक वो खुले रहते हैं और उसके आधार पे भी लोग कहते हैं। पर रात में रौनक किन शहरों में ज़्यादा आपने देखी है, या बहुत मज़ेदार कौन से शहर, कौन सी जगहें पाई हैं रात में? मतलब आपके नज़रिए से नाइट लाइफ भारत की या भारत के बाहर भी किन शहरों में आपको लगा कि बड़ी मज़ेदार नाइट लाइफ है? सभी महानगरों में स्थिति कमोबेश वही है। जैसे बॉम्बे की नाइट लाइफ बहुत आपको आकर्षित करती है, दिल्ली की नाइट लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, कलकत्ता की नाइट लाइफ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक अजीब सा अमलगमेशन, एक अजीब सा कॉकटेल वहाँ पे है, हिस्ट्री, हेरिटेज और नई चीज़ों का। पुअर एंड रिच सबकी नाइट लाइफ कलकत्ते में दिखाई देती है, जो दिल्ली में नहीं दिख रही होती। दिल्ली में थोड़ा सा विदिगन हो जाती है, फिर एक समय के बाद में केवल रिच एंड मिडिल क्लास वाली बचती है। तो वो है। चेन्नई की भी एक नाइट लाइफ है, लेकिन सोबर है। कहीं कहीं पे थोड़ी चहट दिखाई देती है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि नहीं नहीं, ये ऑटो वालों की है। तो उस लिहाज से नाइट लाइफ सारे महानगरों की अच्छी होती है। जैसे जैसे आप महानगरों से निचले सोपानों पे उतरते जाते हैं शहरों के, नाइट लाइफ आपको कमज़ोर होती दिखती है। तो जैसे अगर आप कानपुर में नाइट लाइफ खोजें, है ना, इलाहाबाद में खोजें, आप लखनऊ में खोजें, तो यहाँ पे ठीक है, मतलब बहुत जो लगाया 12 बजे तक खिंच गई। उसके बाद भाई साहब जो है कुत्ता भी सोने लगता है इन शहरों में, ये बहुत समस्या है। बनारस की भी कोई नाइट लाइफ नहीं है। बनारस के लिए कहा जाता है सुबह बनारस, तो हम लोग उसको जबरदस्ती जगाए रहते हैं। आप चौक में, मैदागिन में, गोदौलिया में देखेंगे, या BHU के बाहर देखेंगे, मेडिकल कॉलेज के बाहर देखेंगे, या कैंट, वाराणसी कैंट जो स्टेशन है उसके बाहर देखेंगे, तो आपको रात भर रौनक मिलेगी। लेकिन उसके अलावा शहर में कुछ नहीं हो रहा होता है। लोग सो रहे होते हैं भाई साहब, लोग एकदम चौड़े से सो रहे होते हैं, कोई नाइट लाइफ नहीं। सबको सवेरे घंटियों के बजने का इंतजार होता है। आप और छोटे शहरों में जाइए, जैसे हमारा शहर रायबरेली, वहाँ चले जाएं आप, और तमाम छोटे शहरों में चले जाएं आप, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि 9 बजे 10 बजे से मुर्दा भसान हो जाता है मामला, कुछ कहना नहीं। फिर केवल फलूदा कुल्फी वाले, उसके सामने एक सरदार जी अपने पीछे टीटू को बैठाए हुए छोटे, और वो
पैक करा रहे होते हैं, 4 फलूदा पैक कर देना बच्चे तो उतना ही हो रहा होता है, उसके अलावा कुछ होता नहीं। कानपुर में ना पहले कभी कभी बीच बीच में किसी किसी दिन नाइट लाइफ होती थी, जब बिजली गुल हो जाती थी रात में, तो उसमें बिजली घरों में फिर आग लगाई जाती थी रात में। हाँ, कवला तापे चलो वो होती थी एक नाइट लाइफ। एक होता है जागरण, जो माता का जागरण होता है उत्तर भारत में, इधर बहुत वो नाइट लाइफ का एक रूप है। अरे ताऊ, ये किया ही विधायकों ने इसलिए है, ये दिल्ली मतलब दिल्ली में रत जगह दिल्ली की परंपरा है। हाँ, उसमें पहले सोनू निगम गाते थे, अब वो सिंगर हो गए तो सोनू निगम के नकली लोग गाते हैं जो सोनू निगम की तरह गाते हैं। वो भी एक नाइट लाइफ का रूप है देश में। वो रत जगह होता है और उसे जागरण बोलते हैं। हमारे शहरों में, छोटे शहरों में मुशायरा हो गया, कवि सम्मेलन हो गया, तो वो सब, ये सब जो है रात में 9 बजे के बाद शुरू हुए होते थे और फिर वो 2, ढाई, 3 बजे तक चलते थे, कभी कभी सुबह तक। कव्वाली के प्रोग्राम हो गए तो फिर वो सुबह तक चलेंगे। ऑर्केस्ट्रा ये सब जो है जब आते थे तो समझो वो नाइट लाइफ है उनकी। वही छोटे शहरों में, जैसे भागलपुर टाइप शहर है, वो 7 बजे के बाद 8 बजते बजते कुत्ते घूम रहे होते सिर्फ। वहाँ पे जो है कहीं पे एक कोने में, एक मैदान में पूरी रात जो है झमाझम चल रहा है सब कुछ। वो होता था, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, कव्वाली चल रही है, कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, यही। अच्छा, रात पर बहुत सारे गीत भी लिखे गए हैं और मुझे एक ना बड़ा पसंद है उसमें से, वो ये वाला, रहना बीती जाए शाम ना आए। और फिर उसमें शाम को, शाम से जो है ना इस्तेमाल किया है, शाम को भूला शाम का वादा संग दिए के जागे राधा। हाँ, निंदिया ना किस सौतन ने रोकी डगरिया, किस बैरन से लागी नजरिया। हाँ, बहुत उसमें सुंदर ये है। होता है कि रहना आउट हो गए और शामी अभी तक आए नहीं। है जैसा तू रहना तू। एक गाना और, उसकी धुन मुझे बहुत पसंद थी रात पर, उसको मैं बहुत गाता था, लेकिन मुझे याद नहीं हुआ कभी वो पूरा, लेकिन है बहुत सिंपल गाना। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। रात कली एक ख्वाब में आई और एक गले का हार हुई, और सुबह को जब हम नींद से जागे आंख उन्हीं से चार हुई। हाँ, हमारा प्रिय है, मेरे ख्याल से भैरवी में है ये कंपोजिशन, भैरवी में ही है। मन्ना डे साहब का गाया हुआ, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। हाँ, वो भी बहुत अच्छा, वो हमको बहुत प्रिय रहा है, हम बचपन से उसको बहुत गाते रहे। और नए में एक गाना है, अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेयी की फिल्म थी अक्स। अरे ताऊ, उसमें था सा से सरकती रात, या ऐसा कुछ गाना है, रात, ये रात। अच्छा, बहुत खूबसूरत गाना है वो। आई थिंक यार रहमान वैसे। और ये पीयूष मिश्रवा वाला गाना भी जो है, गुलाल वाला, सुनसान गली के नुक्कड़ पर जब कोई कुत्ता चीख के रोता है, तब शहर तुम्हारा सोता है। बहुत सुंदर रात के मुसाफिर। रात के मुसाफिर भी, रात के मुसाफिर तो भागना। उसमें रात के बड़े अच्छे बिंब भी है ना। ये वाला भी जो है गुलाल वाला, जो ये कह रहा हूँ उसमें कि जब बच्चे का पैदा होना, और है ना खून की बारिश, उस रात शहर में खून की बारिश आई रहे, वो रात की बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं उसमें। और वो मतलब सुंदर तस्वीरें नहीं है, मतलब वो नहीं सुंदर नहीं है, वो बहुत ही कुरूप और पीयूष मिश्रा जैसी तस्वीरें हैं। हाँ, बहुत पीयूष मिश्रा जैसी तस्वीरें हैं। और अगर उसको समझाना हो, जो लोग पीयूष मिश्रा को नहीं समझते हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं कि यूरोप में जिस तरह का म्यूज़िक 70s में 80s में बन रहा था, उसमें जो परिकल्पनाएं थी, उसके जिस तरह के पोस्टर्स थे, उसके जिस तरह के वीडियोस थे, मतलब मैं पीयूष का ये गाना सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पिंक फ्लॉयड के वीडियो को देख करके एक कविता लिख रहे हैं, उससे प्रभावित होकर। क्योंकि पिंक फ्लॉयड के वीडियोस में सब कुछ वही हो रहा होता है जो उन्होंने कविता में लिखा, अपने गीत में लिखा है, तो उस तरह से है वो। पर उनके बिंब बहुत वो है, बहुत देसी। हाँ, देसी है। उन्होंने ओंकारा किया है, पर्सनालिटी में जो अग्रेशन है उसको दर्शाता हुआ, रियलिटी को एज इट इज पेश करने वाला। और कहीं पे भी जो फैंटेसी होती है ना, मैजिक रियलिज्म, उससे बिल्कुल इतर उलट। हाँ, वो बच्चे के लिए उन्होंने, नवजात बच्चे के लिए जिसकी जस्ट डिलीवरी हुई है, उसके लिए उन्होंने एक बिंब लिखा है उसमें, हाथ में उसके अगले ही पल गरम मांस का नरम लोथड़ा होता है। तो ये बड़ा ही मुझे, मतलब इसने बहुत विचलित भी किया मुझे, पर बहुत अमेज भी किया। खैर, ये रात पे बातचीत थी। रात के बहुत सारे किस्से 3 तालियों के पास भी होंगे। एक शायर है मदन मोहन मिश्रा दानिश,
वो कहते हैं कि ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। सिंपल सी बात है ना। ताऊ ने भी कहा ही, रात सोने के लिए है और नींद पर ध्यान रखें, नींद आने के लिए। हाँ, नींद आने के लिए वो आपको आए, ऐसी कामना। पर रात में आपने जो कारगुजारियां की या देखी, उसके जो किस्से हैं आप हमें भेज सकते हैं। मतलब ये कारगुजारी कार में करनी होती है कि बाहर भी कर सकते हैं? जहाँ कार में गुजारी हो या कार के बाहर भी। मुझे लगा था कि आप इसके बाद इसे कारोबार तक न ले जाएं। नहीं, कारोबार तो खैर लोग करते ही है। देखिए, रात में कारोबार करना ही पड़ता है, अच्छी चीज़ है। दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं बाबा। चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। बताइएगा कि रात के प्रहरियों से जुड़े भी किस्से, किसी जैसे ट्रक ड्राइवर से, रात में किसी पुलिसकर्मी, ट्रैफिक वाले से, रेलवे स्टेशनों के बाहर कोई ऐसे मजेदार किस्से आपके पास हों तो हमें भेजिएगा। अपन अब रात आपको क्यों पसंद है ये बताइएगा। हाँ, क्योंकि रात की नापसंदगी में तो इतने किस्से हैं कि कुछ कहना नहीं। अरे रात को उठना हाँ। नहीं चाहिए, रात को खाना नहीं चाहिए, रात को देर से खाइए तो मोटापा बढ़ता है, रात को देर से खाइए तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, रात को देर तक जगिए तो स्मृति लोप होता है, झुर्रियाँ पड़ती हैं। दुनिया जहान का जो कहानी किस्सा है रात के विरोध में है। रात खूबसूरत क्यों लगती है आपको, इसकी वजह ज़रूर लिख के भेजें। ठीक है, तो अपन अब बिजार खबर की ओर बढ़ते हैं और वो है बिहार के नालंदा से। यहाँ के सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाह निवासी मोहम्मद आज़ाद की भैंस चोरी हो गई। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर भैंस चोरी की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब वो शिकायत लेके एसपी के पास पहुंचे तो एसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया, फिर भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। तो मोहम्मद आज़ाद खून से लिखी हुई शिकायत लेकर थाने पहुंच गए और धमकी उन्होंने दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो वो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। बाद में उन्होंने चूहा मारने वाली दवा खाकर जान देने की कोशिश भी की। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि आज़ाद के घर से जो भैंस चोरी हुई है उसको आज़ाद ने अपने ससुर से बटाई पर लिया था। पुलिस ये कह रही है कि ये मामला ससुर और दामाद के बीच का है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और खून से लिखी चिट्ठी देने की बात झूठी है, वो चिट्ठी खून से नहीं लिखी गई थी। भैंस के खून से तो नहीं लिखी गई थी, भैंस तो है नहीं, बढ़ेगा खून। पर खून और ये से चूहा मारने वाली दवा बोलते हैं, उससे आदमी मर कैसे जाता है? चूहा तो मरता नहीं है उससे। आदमी मर सकता है, आदमी बहुत मरे, मैं सकता हूँ। वही तो। अभी हुआ क्या है कि आजकल नहीं, चूहे की जान ज़्यादा सख्त जान है। हमें आदमी को मारने वाला जहर अलग करना चाहिए। बेच नहीं पाएंगे ना, बेच नहीं पाएंगे। तो ये हुआ कि यार आदमी को मारने का जहर कैसे बेचे, तुम कहा चूहे के नाम पे बेच दो। लोग कहे चूहे का है। वैसे कोई मुझे seriously नहीं लेगा। मतलब ये बात सही लग रही है एकदम। हाँ, हाँ, तो अभी चूहे आदमी- को कुछ नहीं होता उससे। मैं जिधर सुनता हूँ वो सुनता हूँ कि लोग आदमी ने चूहा मार खा के 2 मरे। ट्रेन ने खिलाया चूहे मार, जहर खुरानी में 3 मरे, है ना। इस तरह ये स्कीम है, ये रैकेट है ये। नहीं पूरा कि और आप ये कहिए गाय मारने की दवा, है ना, आप कहिए सुअर मारने की दवा, आप कहिए भेड़िया मारने की दवा, शेर मारने की दवा, कोई मतलब लोग बवाल कर बैठेंगे। कभी धार्मिक हो जाएगा, कभी वाइल्ड लाइफ वाले आ जाएंगे। चूहे के पक्ष में कोई खड़ा नहीं है। चूहे के पक्ष में केवल गणेश थे, वो भी बैठे हुए हैं, खड़े वो भी नहीं है। तो चूहा इस मतलब सबसे वीकेस्ट है। तो ये हुआ कि कहे आदमी मारने की दवा कैसे बेचें, कहे आज चूहे के नाम पे बेच दो। आदमी के नाम बेचोगे, उठा के कोतवाल साहब अंदर कर देंगे। आज तक आप पाएंगे चूहे मार की दवा से चूहे नहीं मर रहे हैं। मार्टिन का केक ले आइए, बाहर से पुड़िया ले आइए, कुछ भी ले आइए। मॉर्टिन का केक तो चूहा आके कहता है बर्थडे तो मेरा अभी नहीं है। हाँ, आई वॉज बॉर्न 2 months बैक, व्हाई दिस केक। निकल लेते हैं। हमारे घर में एक बार चूहा मारने की दवा रखी गई चूहों के लिए, हमारे कुकुर खा गया, उसकी मौत हो गई। तो विचित्र घटना है। चूहा जो है ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी है भाई साहब। चूहा हुआ कुछ नहीं होता, ये आदमी मारने की दवा है। मनाई मारे के बिक रहा है चूहा के नाम पे, मनाई मारे के। मोहम्मद बेसिकली हुआ ये है कि मोहम्मद आज़ाद को उनके ससुर ने भैंस दिया बटाई पे। ये ससुर के साथ ईमानदारी बरत नहीं रहे थे, तो ससुर भैंस खोल के ले गए। अब ससुर इनको गुस्सा आ रहा है कि ससुर भैंस कहाँ गई।
बहुत क्राइसिस हो गया है। अच्छा, लेकिन बाबा एक चीज बताइए, मतलब खून से हमको लेकिन हमारे अभी एक भी लग रहा मित्र ने था अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिखने के लिए 2 कबूतरों की हत्या की, क्योंकि खून हाँ, खून से मतलब लिखता हूँ खत खून से स्याही न समझना, ये भी लिखा था उसमें। तो 2 कबूतरों की हत्या करनी पड़ी थी उनको, क्योंकि बहुत देर तक खून लिखने लायक नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, तो मोहम्मद आजाद ने मतलब क्या अपनी उंगली काट के लिखी होगी। वही मैं बाबा से पूछना चाह रहा था, बाबा के पास तो ZBC भी था। खून से मतलब ऐसे, अगर जैसे मान लीजिए निब वाला पेन है, उसमें भर लिए हाँ। या डुबो डुबो के लिखा जाए, भर लिए तो फिर जब लिखेंगे तो वो उसका जो नहीं, भर के लिख विस्कोसिटी ही है, नहीं सकते आप। है नहीं लिख आए। सकते, खून जम जाता है भैया बहुत जल्दी। भर के आप पक्का कुछ भी बन नहीं लिख जाता है सकते हैं, क्योंकि निब तक नीचे कुछ आएगा ही नहीं। हाँ वही तो पूछ रहा। अच्छा, तो डुबो मामला डुबो। ये है कि हाँ, तो आवाज निब वाले पर में एक तो गाला बहुत होता है, तो नीचे उतरेगा नहीं। और नीचे उतरने के लिए जब तक आप लिखने के लिए भर के तैयार करें, तब तक उसमें थक्कराना शुरू हो जाएगा। तो थक्का बनना शुरू होने का मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। वो पेन और खराब हो जाएगा, प्रेम पत्र अधूरा रह जाएगा। आंखों देखिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को अपने सामान्य ज्ञान के लिए। सरकंडी करना पड़ता है। सरकंडे की कलम लीजिए, बोर बोर के लिखिए। अरे बोरेंगे किसमें, जिसमें रखेंगे ना खून थोड़ी देर में लिखने लायक नहीं होता। बेस्ट तरीका क्या है, पहले जो ब्लड टेस्ट करते थे ना, हल्का सा पट से चुभाते थे उंगली के टिप पे, तो एक बिल्कुल नीडल स्टेरिलाइज कर लें। बेसिकली जो जिसने किया था उसने तो सुई, धागे वाले सुई से किया था, उसको गर्म कर लें ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं हो, पट से मारे और जल्दी से लिख लें, उससे एक ही बूंद निकलता है। फिर प्रेम पत्र ठीक है। लिखने की विधि। एक वर्ड हार्डली लिख पाएंगे आप, ठीक है, फिर पट से मारना पड़ेगा। 99 एपिसोड इसी के लिए याद किया जाएगा। बहुत सारा आपको आपकी एक उंगली में ना जगह नहीं बचेगी, क्योंकि वहीं पे फिर मारने में तकलीफ होती है। तो बहुत ही सावधानी से पटाख से, और किसी दोस्त को बोलें करने के लिए ये वाला काम, खुद नहीं कर ही पाएंगे। बस पट से मारे, क्योंकि वो बहुत हल्के से मारना पड़ता है। खुद से ना आदमी घबरा जाता है थोड़ा, तो दूसरा आदमी निर्दयी होता है, उसको फील नहीं हो रहा होता है, तो उसको बोलिए एकदम हल्का सा चुभाना है, निकाल लेना है। उसके बाद आप एक वर्ड हार्डली लिखिएगा, मामला खत्म हो जाता है। बहुत 100 शब्द लिखने के लिए 100 छेद शरीर में करने पड़ेंगे। बहुत मेहनत का काम है। मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इससे बढ़िया अल्टरनेटिव देता हूं कि आप लाल रंग की स्याही ले लें, और उससे लिख दें, और उसमें लिख दें कि लिखता हूं खत स्याही से, खून न समझना। मोहब्बत होने होगा तो इस समझदारी पे हो जाएगी। हाँ। और नहीं तो नहीं होगी। हाँ, वो क्योंकि कहेगी कि मैंने लड़का देखा है सही कि क्रिएटिव है। जीव हत्या करने के बाद भी बहुत पॉसिबल नहीं होता है उससे भी लिखना। मुश्किल ही काम है ये, बेवकूफ़ी भरा काम है। आप उससे 1-2 सेंटेंस मुश्किल से लिख सकते हैं, और हाँ, आपके एक हाथ में sentence। जगह नहीं बचती फिर पिन मारने की। मतलब आप उसमें लिखेंगे मैं तुमसे बेइंतहा, उसके बाद तक तो सब थक्का बन जाएगा। प्यार तक बात पहुंचेगी नहीं। लिखता हूँ स्याही से, खून न समझना, लाहौर का पंजाबी हूँ, पख्तून न समझना। दूसरा तरीका यह है कि सरकंडे की कलम बनाएं और लाल स्याही से एक सेंटेंस लिखें। हाँ, पख्तूनों का भरोसा नहीं है, वो खून से लिख दे। हाँ, और उसके दूसरे के वो कह के काटो, गर्दन काटो, जब तक जमेगा तब तक तो लिख लेंगे। तो आप उसको ओवर राइट करें सरकंडे से, लाल स्याही से आप खत, और उसके बाद में लिखने के बाद में उसके ऊपर 1-2 बार ओवर राइटिंग कर दें, एकदम खून वाला फील आएगा। तो खपरेल पर चलने का और छाते को पकड़ने का हुनर बताए जाने के बाद खून से खत लिखना आज 3 ताल में बताया गया। ऐसे ही उपयोगी नुस्खों के लिए सुनते रहें आज तक रेडियो पर 3 ताल। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्सल चार्जर की बात है और फिर चिट्ठियां हैं। तीन ताल की टीम 99 के स्कोर पर नाबाद। शतक की उल्टी गिनती शुरू। लिसनर्स की धड़कनें तेज, कैमरे का पूरा फोकस ताऊ, बाबा और सरदार के ऊपर, और ये शतक आज तक रेडियो के लिए बेहद उत्साह और गौरवपूर्ण क्षण। आपके फेवरेट पॉडकास्ट 3 ताल का 100वां एपिसोड आ रहा है। 10 सितंबर को इसके साक्षात गवाह बने। इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स फिल्म सिटी नोएडा में आपका इंतजार रहेगा। रजिस्टर करने के लिए 9953323303 पर व्हाट्सएप करें।